सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी एक आकर्षक माध्यम रहा है। सिविल सेवा में आने का ये एक बहुत ही सशक्त तरीका है। सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी भाग लेते हैं, क्या सभी का सिलेक्शन हो पाता है? नहीं। तो वो कौन सी बातें हैं जो किसी अभ्यर्थी के सिलेक्शन को, उसकी नियुक्ति को, फाइनली ओवरऑल सिलेक्शन को सुनिश्चित करती है? इन्हीं सारी बातों को लेकर हम स्वच्छंद आईएएस के माध्यम से आपके बीच में हैं। यहाँ आपको मालूम है कि जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हैं बीपीएससी तीन लेवल पर होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यहाँ असल में आप विद्यार्थियों का एक ही फोकस होना चाहिए कि ओवरऑल सिलेक्शन को कैसे सुनिश्चित करें। यहाँ उद्देश्य केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई करना या मेंस क्वालिफाई करना जैसा नहीं होना चाहिए, ओवरऑल सिलेक्शन कैसे करें। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, सिविल सर्विसेज खास करके अगर हम बात करें अभी आज के समय में 2024 में जो पूरी वैश्विक व्यवस्था बदल रही है, जिस तरीके से उसका प्रभाव हमारे देश पर है और फिर इन प्रदेशों पर है, तो सिविल सर्विसेज में जिन अभ्यर्थियों की आवश्यकता है उनके लिए डिमांड्स भी बदल रही हैं और इसी के आधार पर प्रश्न पत्र भी बदल रहे हैं। तो एक अभ्यर्थी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात को वो समझे, आखिर आयोग आपसे क्या डिमांड करता है। आज के समय में जो एक सिविल सर्वेंट चाहिए उसके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो एक सिविल सर्वेंट के अंदर क्या होना चाहिए कि उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग तब जब आपके सामने विकल्प मौजूद हो। जब आप विकल्पहीन रहते हैं तब तो फिर भी डिसीजन लेना कंफर्टेबली आसान है, लेकिन जब आपके सामने विकल्प होते हैं कि ये करें या ये करें, तो ये बहुत ही मुश्किल चुनाव होता है। और एक सिविल सर्वेंट के अंदर ये बहुत अनिवार्य आवश्यकता है कि ये योग्यता उसके अंदर हो। तो इस बात को चेक करने के लिए जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें प्रीलिम्स के माध्यम से वो इस बात को जांचते हैं कि आपके पास जो विषय का ज्ञान है, आपके आसपास जो चीज़ें घटित हो रही हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो, राजनीति की हो, भूगोल की हो, सामाजिक व्यवस्था की हो, आप कितने परिचित हैं। साथ ही साथ आप तब निर्णय कैसे लेते हैं जब आपके सामने विकल्प हो। तो विकल्पों के बीच चुनाव लेने करने आपको आता है कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आयोग प्रीलिम्स को आयोजित करता है। और इस बात का ध्यान रखिए कि इस बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। आपके प्रीलिम्स के मार्क्स जुड़ते नहीं हैं। प्रीलिम्स केवल इसलिए आयोजित की जाती है कि ये जांचा जा सके कि आप परीक्षा देने के काबिल हैं या नहीं, आप मेंस देने के काबिल हैं या नहीं। और फिर जब आप क्वालिफाई एक सर्टेन क्या कहते हैं नंबर्स आप ऑब्टेन करते हैं, वो प्राप्त करते हैं, फिर आप मेंस की परीक्षाओं में भागीदारी करते हैं। वहाँ आपसे आपकी ज्ञान की परीक्षा होती है कि आप जिन बातों को जानते हैं क्या आप उसको समझते भी हैं। आपने ये समझ लिया, आपने ये जान लिया कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, ये एक फैक्ट है, लेकिन 1947 में ही क्यों, 1940 में क्यों नहीं हो गया, 1950 में क्यों नहीं हो गया? आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसने देश को 47 में आज़ादी दिलाई? ये उस जानकारी की समझ भी है। तो एक सिविल सर्वेंट के पास केवल सूचनाओं का होना पर्याप्त नहीं है। क्या उन सूचनाओं को वो मैनिपुलेट कर सकता है? क्या उसके आधार पर उसकी वो व्यापक समझ रखता है ताकि उसके आधार पर वो बाकी निर्णय ले सके? इस बात की जांच करने के लिए आयोग फिर आपकी मेंस की परीक्षाओं को आयोजित कराता है, जहां डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आपको बहुत विस्तृत आंसर्स लिखने होते हैं वहां पर। इतना होने के बाद, और इस बात को ये बीपीएससी बहुत वैल्यू देती है, इसके मार्क्स जुड़ते हैं। फिर इसके बाद बीपीएससी कहती है कि ठीक है, जिस व्यक्ति के पास सूचनाएं भी हैं और उसके पास उसकी समझ भी अच्छी है, लेकिन क्या उसका व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि वो इस सारी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाए? इस बात की जांच करने के लिए वो क्या करेगा, और इसी के लिए फिर इंटरव्यू का आयोजन होता है। इंटरव्यू में वो आपको बुलाते हैं और आपसे मिलकर बातचीत करते हैं कि जिस व्यक्ति के पास समझ भी है, जानकारी भी है, क्या उसका व्यक्तित्व भी है उस लायक। और फिर जब आप इन तीनों लेवल पर अपने आप को प्रूव करते हैं, साबित करते हैं, फिर फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। तो ये एक मोटी बात है, हम क्लासेस में भी इस बात को करते रहते हैं। ये एक मोटी बात है जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और अगर आप गौर करें तो आपके सारे प्रश्न, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें
तो सारे प्रश्न इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाए गए। अब सवाल ये है कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या करने की आवश्यकता है, कहाँ चूक हो रही है। तो थोड़ी सी बात, हमारे इस चैनल पे तमाम सारे वीडियोस हैं जो स्ट्रैटेजी के बारे में है, विषय की स्ट्रैटेजी के बारे में है, ये सब आप वहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। हम भी क्लासेस के दौरान इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी एक ओवरऑल बात आपको समझने की आवश्यकता है कि इन परीक्षाओं में फिर हम अपने सफलता को कैसे सुनिश्चित करें। सबसे पहले बात आती है प्रीलिम्स की। जो प्रीलिम्स है, मैंने जैसा कि आप बताया कि ये जो प्रीलिम्स, ये प्री है, ये ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं, आपके सामने विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने गलत विकल्प चुना तो आपको उसमें लगभग 1/3 मार्क्स कट जाएंगे उसके। तो बहुत सावधानी से उसको चुनने की आवश्यकता है, गलती की गुंजाइश नहीं है। तो वैकल्पिक प्रश्नों की तैयारी को कैसे करें, यहाँ प्रश्नों की प्रकृति को देखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले प्रश्न कैसे क्या स्वरूप होगा उस पर तो बात करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत सीधे सीधे फैक्ट्स बेस होते हैं, बहुत सीधा सीधा सूचनाएं हैं कि ये कब हुआ, ये कथन किसने कहा, ये वाली मिट्टी में कौन सा, ये उपज कहाँ होती है, इस क्षेत्र की विशेषता क्या है। ये बहुत फैक्चुअल डिटेल्स के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ सीधा सीधा फैक्ट्स, आपको सूचनाएं कि आप अपने क्षेत्र के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में परिचित हैं या नहीं, आप अपने विषय के बारे में परिचित हैं या नहीं, उसके पास एक सम्यक सूचना आपके पास है या नहीं। तो कुछ फैक्चुअल डिटेल्स क्वेश्चन होते हैं जिसकी तैयारी की आवश्यकता होती है। कैसे करेंगे अभी हम उस पर भी बात करते हैं। दूसरे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत कंसेप्चुअल बेसिस के क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन में भी आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप चीज़ों को व्यापक तरीके से समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो यहाँ विषय को आपने कितने डिटेल में पढ़ा है उसकी जांच के लिए इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में इन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की अधिकता बढ़ी है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया कि क्या कोई देश बिना संविधान के संभव है, अगर देश है तो क्या संविधान होना आवश्यक है। इस तरीके के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये जनरली कोई पढ़ता नहीं, कोई पढ़ाता नहीं, लेकिन ये आपके विषय की समझ को जांचने के लिए ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं यहाँ। और एक जो तीसरा है, ये दोनों ही चीजें आधारित होंगी कि जो करंट अफेयर्स हैं, जो समसामयिक घटनाएं हैं उस पर आधारित जो भी विषय पढ़ रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, साइंस की तमाम सारी उपलब्धियां हैं, पॉलिटी है ऑफ कोर्स, तो ये सारे में समसामयिक घटनाक्रम से आप परिचित हैं या नहीं, या जो बातें आपने अपनी परीक्षाओं में पढ़ी, अपनी सिलेबस को पढ़ने के दौरान पढ़ा, अपने विषय को पढ़ने के दौरान पढ़ा है, क्या उससे जुड़े हुए आप समसामयिक घटनाओं से परिचित हैं। इन समसामयिक घटनाओं को केवल इसलिए नहीं पढ़ना है कि अभी क्या हो रहा है करंट अफेयर्स की तरह आप फैक्ट्स रट रहे हैं। इसका केवल एक महत्व है कि जो चीज़ें आपने स्टैटिक ऑब्जेक्टिव से पढ़ा है, जो आपने विषय को समझते वक्त पढ़ा है, क्या आप उसका एप्लीकेशन भी जानते हैं, क्या आप उसका यूज़ भी जानते हैं कि जो आपने पढ़ा है उसका क्या इस्तेमाल है। और फिर आप समझ पाएंगे कि ये चीज़ें, इससे जुड़ी हुई चीज़ें कैसी होंगी। जैसे अभी आप देखिए नई सरकार हमारी बनी है और अब जुड़े हुए प्रश्न की भाई विपक्ष का नेता पिछले 10 सालों में नहीं था, अब उससे जुड़े हुए फैक्ट्स पूछ लेते हैं कि विपक्ष का नेता होने की लिए क्या शर्तें हैं, क्या इसका संविधान में उल्लेख है या नहीं है, इस तरीके की जानकारियाँ। या अभी बात हो रही थी जब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की बात हो रही थी, तो ये पता चला कि भाई पिछले 10 वर्षों में उपसभापति का चुनाव नहीं होता क्योंकि वो प्रॉपरली कोई विपक्ष का व्यक्ति होना चाहिए, ऐसी एक धारणा है। तो सवाल है कि क्या ये संवैधानिक प्रावधान है या ये मान्यताएं हैं या ये कौन चुनता है, इससे जुड़े हुए प्रश्न। अब सवाल ये है कि
चूँकि करंट समय में इससे जुड़ी हुई चीज़ों पे डिस्कशन है, इसमें तमाम सारे चीज़ें आ रही हैं, तो आपसे प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। मान लीजिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि स्पीकर को कैसा होना चाहिए, तो उनके उनके अधिकारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो करंट अफेयर्स को केवल इसलिए पढ़ना है कि आप अपने सब्जेक्ट्स के एप्लीकेशन को समझ पाएँ, कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, क्या आप उसका एप्लीकेशन समझ पा रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 बेसिक आधार हैं जिनकी कसौटियों पे आपको अपने सारे विषय को कसना है। यहाँ जैसे मैं आपसे आपके पॉलिटी सब्जेक्ट को लेकर मैं डिटेल में बात करूँगा आपसे आने वाली क्लासेस में। हम बहुत डिटेल में इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर कि कोई भी टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो उससे जुड़े हुए फैक्ट्स क्या हैं, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं और उसका एप्लीकेशन क्या है, इन तीनों पर जब आप गहनता से विचार करते हैं तो ऐसा होता नहीं है कि आप प्रश्नों के जवाब दे ना पाएँ। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये इन चीज़ों को समझें। अच्छा, पिछले कुछ समय में जिस तरीके के प्रश्न पत्रों में जो बदलाव आ रहा है, बदलाव में आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोल इन करंट अफेयर्स का बढ़ा है। पहले बड़े सामान्य प्रकार के प्रश्न पूछे आते थे, अभी भी बहुत टफ नहीं है, प्रीलिम्स के स्तर पे तो बहुत टफ अभी भी नहीं हुए हैं, लेकिन जो परिवर्तन ये हुआ है कि अब करंट अफेयर्स की भूमिका बढ़ी है। मैं उसको कहता हूँ कि अब आपसे एप्लीकेशन का, कि आप जो जानते हैं उसका उपयोग क्या है, आप कितना समझते हैं, क्योंकि आज के समय में एक ऐसा ही सिविल सर्वेंट चाहिए। अब ग्लोबल एज है, अब एआई इंट्रोड्यूस हो गया है, चीज़ें, आप जब नौकरी में आएंगे तो आप एक बहुत जागरूक जनता के बीच में सिविल सर्वेंट रहेंगे, जहां लोग अपने अधिकारों को लेकर बहुत जागरूक हैं। सबके सामने टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट की वजह से जो भी तकनीकी विकास हुआ है पिछले कुछ वर्षों में और लगातार हो रहा है, ऐसे में लोगों की जो जानकारी है, जो उम्मीदें हैं, जो अधिकार के संबंध में उनके अपने जागरूकता है, वो बढ़ती है। तो ऐसे में किसी भी सिविल सर्वेंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे समय में आपको अधिकारी बनना है, तो आयोग आपसे, एक अभ्यर्थी में वो वही चीज़ें ढूंढेगा कि क्या वो इस मॉडर्न एज ऑफ सोसाइटी को डील करने के लिए परफेक्ट है या नहीं है। ये बातें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप प्रीलिम्स के स्तर पे तैयारी करें या मेंस या फिर इंटरव्यू, क्योंकि आप गौर कीजिए कि क्वेश्चंस की प्रकृति लगातार इन्हीं चीज़ों के डिमांड को क्रिएट कर रही है। हम अपनी जनरल की पढ़ाई में जनरली, आप मान लीजिए आपने हिस्ट्री उठाई तो आप लगातार फैक्ट्स पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियाँ मिली और ये बिरसा मुंडा आंदोलन, तमाम सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, हर विषय में उससे जुड़े हुए फैक्ट्स पढ़ते हैं। आपको ज़रूरत है एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच क्रिएट करने की। हमारी जो पूरी टीम है उसका यही उद्देश्य होगा कि हम आपके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव, एक प्रशासनिक जो अप्रोच है वो डेवलप कर पाएँ। क्योंकि आप प्रशासनिक तरीके से, जैसे जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि सुरकोटदा में घोड़े के स्केलेटन्स मिले, तो सवाल ये है कि यू सपोज टू बी एसडीएम इन अ स्टेट, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में आप जाके एक एसडीएम बनना चाहेंगे, डीएसपी बनना चाहेंगे, तो ऐसे में आपके लिए जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जानना हमको कि सुरकोटदा में क्या मिला। तो सवाल ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच क्या होता है। आप देखिए, सुरकोटदा आपको मालूम है, यहाँ समुद्र के किनारे का क्षेत्र है, आपने पढ़ा कि घोड़े की अस्थियां मिली। एक प्रशासनिक अधिकारी, एक प्रशासनिक व्यक्ति की उसको कैसे सोचता है, वो देखेगा यार इंडस सिविलाइजेशन में यहाँ से ये अस्थियां मिली, इंडस सिविलाइजेशन का ये बड़ा एरिया था, यहीं पे क्यों मिली, बाकी जगहों पे नहीं मिली, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि मतलब अच्छा, घोड़े तो हमारी ज्योग्राफी में होते ही नहीं, घोड़े तो हमारे यहाँ होते ही नहीं, घोड़े हमारे यहाँ तो खच्चर होते हैं, कम हाइट वाले घोड़े होते थे। घोड़े हमारे यहाँ फिर कहाँ से आ गए, तो वो अरब से आ गए। अरब से आए, इसका मतलब ये कि हमारे रिलेशन अरब के साथ इंडस सिविलाइजेशन में भी था। वो इस एक फैक्ट का ये उसका लिंक निकालता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच इसी को कहते हैं। इसका मतलब इंडस सिविलाइजेशन में भी हम अरबियंस के साथ हमारा कांटेक्ट था। अच्छा ठीक है, कांटेक्ट था, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में ये अस्थियां केवल इधर से ही मिली,
इसका मतलब बाकी क्षेत्रों में कहीं मोहनजोदड़ो या हड़प्पा कहीं और से नहीं मिला। इसका मतलब अरबियंस के साथ हमारे रिलेशन वो वाया सी थे, समुद्र के माध्यम से। हम समुद्र रूट से भी परिचित थे क्या? तो कहने का मतलब इस तरीके का जो फैक्ट्स निकलता है, इसी तरीके से आप पढ़ते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन, तो हमें क्यों जानना कि जंगल में रहने वाले कुछ ट्राइबल लोग नाराज हो गए अंग्रेजों से, वो लड़ गए? क्यों? आज इस जानकारी का क्या महत्व है? जब कोई एक सिविल सर्वेंट इसको देखता है, कोई प्रशासनिक व्यक्ति इसको देखता है जो प्रशासन से जुड़ा हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के साथ देखेगा, तो वो उसका क्या अर्थ निकालेगा कि आखिर ऐसा क्या था कि अंग्रेज़ों से जनजाति लोगों को परेशानी हो गई। झांसी की रानी को दिक्कत थी, समझ में आता है, लॉजिकल है। तमाम सारे और लोगों को दिक्कत थी, उनकी भी अपने अपने पॉइंट्स हैं, लॉजिकल है। एक जंगल में रहने वाले ट्राइबल्स को क्या प्रॉब्लम हो गई अंग्रेजों से? इसका मतलब कि अंग्रेजों की पॉलिसीज कुछ तो डिस्टर्बिंग थी, जो वहाँ जंगल में रहने वाले लोगों को भी डिस्टर्ब कर रही थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच क्या होता है कि आप तुरंत सोचना शुरू करें कि ऐसा तो नहीं कि कहीं हमारी वर्तमान सरकारों से भी ऐसी ही कुछ गलतियां हो जा रही हैं कि जो ट्राइबल्स लोग हैं उनको कोई नाराज़गी है, वो उनका असंतोष है और नक्सलवाद जैसी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। तो उस एक घटना को वो जोड़ पाता है वर्तमान के परिदृश्य से, इतिहास उसके लिए एक कुंजी हो जाती। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है। इसी तरीके से सभी विषयों को पढ़ने की आवश्यकता है आपको। आप हर चीज़ को निकालेंगे कि भाई क्यों आज हमको बैटरी की ज़रूरत है, लिथियम की ज़रूरत है, हम एक दूसरे तरफ के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तरफ विचार कर रहे हैं लगातार। तो अब अपने आप ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, किन किन क्षेत्रों पे इस तरीके के संसाधन मिलते हैं जो हमको वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत देंगे, क्या हमारी निर्भरता किसी और देश पे है तो उसके साथ हमारे संबंध क्या हैं, कौन सी ट्रिटीज़, कौन से ऐसे मसौदे हैं जो उससे हमारे संबंधों को पॉजिटिव या नेगेटिवली प्रभावित करते हैं। ये सब आपकी परीक्षा का आधार बन जाता है और प्रश्न यहीं से आते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे मालूम है कि जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए ये सब समझ पाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए तो हम आपके बीच हैं। हमारी जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं वो यही कोशिश करेगी कि आपके रास्ते में आने वाले हर्डल्स को ख़त्म किया जाए। हम अपने जब विषयों की बात करेंगे, जब हम अपने टॉपिक्स की बात करेंगे, तो ऑफ कोर्स टॉपिक जो विषय की बात है वो तो हम करेंगे। जैसा मैं आपको पॉलिटी डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि उसमें किस किस तरीके के प्रश्न हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, नीति विषयक तत्व, राष्ट्रपति, केंद्र राज्य संबंध, तमाम सारी बातें जो एस्पेक्ट्स हैं ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये डिस्कस करने के दौरान जो हमारा मेन पर्पस होगा कि क्या आपके अंदर ये अप्रोच डेवलप हो रहा है, क्या आप ऐसा तो नहीं केवल फैक्ट्स पढ़े जा रहे हैं, केवल फैक्ट्स। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों से आप मिलते हैं, हम तो रोज़ ही मिलते हैं, खैर आप भी मिलते होंगे, जिनको बड़े सारे फैक्ट्स याद हैं, बहुत सारे, बहुत अच्छा तैयार है, उनसे मिलकर लगता है कितना अच्छा तैयार है, लेकिन रिजल्ट हुआ नहीं। कई बार प्रॉब्लम्स हो जाता है, मेंस रह जाता है। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी वो बता दें मैंने 6 मेंस दे दिया, 4 मेंस दे दिया, लेकिन बात कितने संख्या में मेंस दिया वो महत्वपूर्ण नहीं है, बात ये ओवरऑल सिलेक्शन हुआ कि नहीं, क्या गरिमा में पोजीशन में सिलेक्शन हुआ कि नहीं, आपकी रैंक वगैरह आई कि नहीं आई। और आपका सिलेक्शन, आपकी रैंक को केवल एक बात इंश्योर करती है, वो है आपके मार्क्स। इसके अलावा सारी बातें बेकार हैं। तो आपका अल्टीमेट फोकस ये होना चाहिए कि आपके मार्क्स कैसे मैक्सिमाइज होंगे, तो इस बात पे फोकस करना है। तो हर वो चीज़ जो आपके मार्क्स को बढ़ाने में आपकी मदद करती हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जब हम आपसे अपने अपने विषयों को लेकर, हम एक्सपर्ट्स की टीम जब बात करेगी, तो इसी बात पर फोकस होगा कि आपके मार्क्स कितने ज़्यादा मैक्सिमाइज हो सकें। तो केवल ये बात कि हम विषय को लेकर, आप अगर हमारे चैनल पर देखेंगे तो तमाम सारे वीडियो अलग अलग विषयों की डिटेलिंग में है, आगे भी पढ़ती रहेंगी, क्लासेस की भी वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे, ऐप पे तो अवेलेबल होंगे ही होंगे, तो उस पर तो हम उस क्षेत्र में बात करेंगे। लेकिन इन सारी बातों को समझना आप विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ब्लाइंडली कोई बुक उठा के, कोई पॉपुलर बुक उठा के, कोई पॉपुलर नोट्स उठा के आपने रटना शुरू कर दिया, तो वो ओवरऑल सिलेक्शन के पर्पस को सर्व कर पाएगा नहीं, इस बात पे संदेह है कि आपका ओवरऑल सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो सकता है आपका प्रीलिम्स हो जाए, या हो सकता है आप मेंस आपको किसी न किसी लेवल पर आपको रुकावट आएगी, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो स्वच्छंद IAS की जो टीम है यहाँ, अभी हमने ये प्रयास शुरू किया है, सारे एक्सपर्ट हैं, हम सबके पास यहाँ कोई भी ऐसा फैकल्टी नहीं है जिसके
पास कम से कम 10 वर्षों का अनुभव ना हो, तो हमने ये सारे प्रयास इसी माध्यम इसीलिए है कि आपके बीच आएँ और आपकी जो हर्डल्स हैं उसको समहाउ उसको दूर किया जाए। देखिए, एक चीज़ मैं टीचर होने के नाते बहुत ज़िम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि जो हमने देखा भी है, मैं क्लासेस में भी, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमसे पढ़े भी हुए हैं, हम क्लासेस में बात अक्सर कहते रहते हैं कि केवल सिलेबस तैयार करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम अगर आप हमारी क्लासेस ना भी करें तो ऐसा नहीं है, ये विषय कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप अपनी सेल्फ स्टडी से इसको पूरा नहीं कर लेंगे। ऑफ कोर्स कर लेंगे, लेकिन हमारी उपस्थिति आपकी समय को कम कर देती है, आपके जो हर्डल्स हैं वो दूर कर देती है, आपके प्रश्नों के समाधान होते हैं हमारे पास। तो हम जब क्लासेस लेंगे तो इस बात पे ही फोकस रहेगा कि क्या आपके सारे डाउट क्लियर हुए कि नहीं। इस बात को ख्याल रखिए कि आप जितने कम डाउट्स के साथ अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारी क्लासेस का पर्पस ये भी रहेगा कि आपके पास डाउट ना रह जाए। एटलीस्ट जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करें उससे जुड़े हुए कोई डाउट आपके पास न रह जाए, और यहाँ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने डाउट को ज़्यादा से ज़्यादा हमसे शेयर करें। तो कुल मिला के हमारी जो योजना है वो यही है कि जो हमसे विद्यार्थी जुड़े उनका जो विषय तैयार हो, सिलेबस तैयार हो, वो तो हो ही, प्रीवियस ईयर पेपर्स में वो कंफर्टेबल हो जाएं, वहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस उनको बेनिफिट करे, वो सोच पाए कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उनकी प्रीलिम्स की पढ़ाई क्या मेंस की पढ़ाई में मदद कर पा रही है या नहीं कर पा रही, वो मेंस के लिए कंफर्टेबल हो पा रहे हैं कि नहीं। इंटरव्यू हम लगातार अपने तमाम सारे एक्सपीरियंसेस से, हम इंटरव्यू के जो मॉक इंटरव्यू हम आयोजित करते हैं उसमें हमने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थी जो मेंस क्वालिफाई करके आ रहे, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है उनका, लेकिन तमाम सारे क्वेश्चंस को डील कर नहीं कर पाते। जो हम लोग पूछते हैं प्रश्न को, ऐसा नहीं होगा जानकारी नहीं, लेकिन उनको प्रस्तुत कैसे करना है, चीज़ों को वो लिंक नहीं कर पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये जैसे ही आप तैयारी शुरू करते हैं, हम अपनी क्लास में इस बात को, चूँकि बातचीत के माध्यम से हम अपनी क्लासेस करेंगे, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जब भी हम आपको कोई जानकारी दें तो इस बात का ख्याल रखें कि न केवल आप उस फैक्ट से परिचित हो जाएं, उस सूचना से परिचित हो जाएं, उससे जुड़ी हुई समझ भी आपके अंदर विकसित हो और उसका उपयोग भी विकसित हो, ताकि इससे जुड़ी हुई बातों पे आपकी किसी भी प्रकार से, चाहे वो लिखित हो, डिटेल में हो, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, या आपसे कोई आपके विचार मांगे, तो आप उसको दे पाने में सक्षम। तो ये बड़ा अलाइंड प्रिपरेशन होता है कि आप जब प्रीलिम्स तैयार कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें आपको, इंटरव्यू की तैयारी भी इसी वक्त हो रही है, मेंस में थोड़ी सी और बढ़ती है, और इंटरव्यू तो खैर वही है। तो ये बहुत अलाइंड प्रिपरेशन है। ऐसा नहीं होता कि आप प्रीलिम्स दे लीजिए, रिजल्ट आ जाए, फिर आप मेंस की तैयारी शुरू करें, और फिर जब वो हो जाए तो फिर इंटरव्यू की तैयारी शुरू करें। सब एक साथ होता है। थोड़ा सा लेवल ऑफ फोकस बदल जाता है कि जब आप प्रीलिम्स, अभी चुके प्रीलिम्स आने वाला है, तो हमारा सारा स्ट्रैटेजी होगा कि प्रीलिम्स में हम कैसे अपने आप की, हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके, फिर मेंस में कैसे हो सके, फिर मेंस वाले उस पैटर्न पे हम फोकस करेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं होता कि आपकी प्रीलिम्स की पढ़ाई ज़ीरो हो जाए जब आप मेंस देने जा रहे हैं। किस तरीके से पढ़ें कि वो मेंस के लिए भी उपयोगी हो, और ये दोनों पढ़ाई किस तरीके की हो कि वो आपके इंटरव्यू के लिए भी उपयोगी हो। तो जो हमारी टीम है उसका यही पर्पज़ है कि आप विद्यार्थियों को कंफर्टेबल करें, ताकि आप ये खुद एहसास कर पाएँ कि नहीं, अब ये परीक्षाएं हमारे लिए टफ नहीं, जिनके लिए हैं उनके लिए हैं, आप वो नहीं हैं। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, बाकी टॉपिक्स के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। थैंक यू।